दे, सोए विचारों को जगा दे। वीणा की मधुर झंकार दे, सोए विचारों को जगा दे। सर शब्दों की तान दे, माँ साथ दे। सर शब्दों की तान दे, माँ साथ दे। गुप्त दीर्घ की तरह मुझको भी राष्ट्रीय बना दे। गुप्त दीर्घ की तरह मुझको भी राष्ट्रीय बना दे। ज्ञान पीठ का सम्मान दे, माँ साथ दे। ज्ञान पीठ का सम्मान दे, माँ साथ दे। तू हंस पर उड़ती रहे, मैं चलूं फुटपाथ पर। तू हंस पर उड़ती रहे, मैं चलूं फुटपाथ पर। मुझको भी विमान दे, माँ साथ दे। मुझको भी एक विमान दे, माँ साथ दे। किराए की कोठरी में कट रही है जिंदगी मेरी। किराए की कोठरी में कट रही है जिंदगी मेरी। एक बंदा आलिशान दे। आप सभी का स्वागत है। मैं बड़े विनम्र भाव से परम आदरणीय सोम ठाकुर जी का स्वागत करता हूँ। उनके साथ आज के अभिनंदनीय डॉक्टर गोविंदा शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ गजलकार लेकिन उसी की तुलना में हमारे भारत में कितने लोग आए, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो तो अंग्रेजी सीखते हैं, यहाँ पर लोग तस्वीर नहीं आते। इसका कारण क्या है? जब आवागमन होता है तो वो आवश्यकता के हिसाब होता है। हमारे देश में तकनीक, साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आज की जो डिजिटल एज है, इसमें व्यावसायिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, दोनों रूप से बहुत सारे परिवर्तन हुए। और जहाँ हमारी निर्भरता हमारे दूसरे लोगों पर है, ऐसे लोगों पर हमारी निर्भरता है जिनकी भाषाएं व्यापक रूप से पहले से ही प्रचलन में। और जब यहाँ पर हम बातें करते हैं हिंदी के विषय में तो अंग्रेजी के सापेक्ष बातें हैं। ईर्ष्या, अंग्रेजी के प्रति ईर्ष्या दिखाते हैं। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी हिंदी हमारी भाषा, इसे अपमान कभी मत करना, आप लोगों से यही है आशा। बहुत बढ़िया। हिंदी उन्नति के है साधन, हिंदी उन्नति के है साधन, इससे देश बढ़ेगा। हम यहाँ रहे ना रहे, हिंदी आबाद रहेगा। हम यहाँ रहे ना रहे, हिंदी आबाद रहेगा। बहुत बढ़िया। हिंदी इस मिट्टी की शान है, भारत माता की पहचान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। ये हमारी जान
है हिंदी ही राष्ट्रगान। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्र का भाषा है, न्यायपालिका व कार्यपालिका की भाषा। संपर्क भाषा है सारे जहान की, शासन व विधान की। हिंदी 7 समुंदर से गहरा है, हिंदी 7 समुंदर से गहरा है, अभिव्यक्ति के अनेक भावों से भरा है। अभिमान और अंतिम पंक्तियाँ हैं। अगणित सृष्टाओं के साहित्य ने, अगणित सृष्टाओं के साहित्य ने किया है हिंदी का उन्नयन। अगणित सृष्टाओं के साहित्य ने किया है हिंदी का उन्नयन। माँ शारदे के साधकों का हम मिलकर करते हैं अभिनंदन, हम मिलकर करते हैं अभिनंदन। आप देखते हैं हिंदी में अभी बोलने से पहले मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप वहाँ गए तो आपको तो सब अच्छा मिला, लेकिन ना तो वो डबल सड़क थी वहाँ पर, और भंडारी का चौराया बहुत जाम रहने वाला था, और ऐसे ढलान पे था कि अगर आप नीचे फिसल गए तो फिसलते चले जाएंगे। हाँ, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज आप जब पढ़ने आए हैं तो किस प्रकार के संस्थान में पढ़ रहे हैं इसका आपको एहसास नहीं है। अब मैं आपको हिंदी से इस बात को पूछूँ, और हिंदी में हिंदी संस्थान में हम लोग जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है आमंत्रित किए जाते हैं तो जरूर जाते हैं, है ना। और आपके ऊपर वाले हॉल में आपको गांधी हॉल है शायद नीचे वाला, क्या नाम है उसका? हाँ, वाजपेयी के नाम से है, वाजपेयी नया बना, नया हॉल, अच्छा हॉल बना है। तो वहाँ पर जाते हैं, मिलते हैं सभी लोगों से, और 70-80% अभी तक तो हमारे लोग वहाँ पर हैं जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। अब मैं इस बात को ऐसे जोड़ती हूँ कि देखो, हम लोग तमाम दिवस मनाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हम महिला दिवस मनाते हैं, हम बाल दिवस मनाते हैं। हम ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ जल दिवस है, भूमि दिवस है, यानी प्रकृति से लेकर आदमी तक हर दिवस मनाते हैं। लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो वो दूसरे संदर्भों से मैं बात जोड़ते हुए कहना चाहती हूँ कि हम ये समझते हैं कि हर चीज़ हमको बड़ी सहूलियत से मिल गई, बड़ी सरलता से मिल गई। जिस देश में इतने सारे प्रांत हों, तो देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हो, जहाँ विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा रहते हों, राजघराने हों, उन सब परिस्थितियों को सामना करते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये अनुभव किया गया कि इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसका चेयरमैन बनाया गया। उसमें तमाम सारी बातें दुनिया भर के संविधान बनाए गए और उनको पढ़ा गया, अध्ययन किया गया। 600 लोग थे, डॉक्टर साहब ने बताया। तो उसके बाद हमने बड़ा सार तत्व उसमें लिखा, और उसमें से आज की आप जिस हिंदी की चर्चा, हम सब हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, वो हिंदी की बात भी उसमें लिखी है कि हमारे देश को चलाने के लिए जब देश आज़ाद हो गया तो हमें एक भाषा की जरूरत पड़ेगी। और उस समय हम जानते थे कि देश आज़ाद हुआ था तो सारा काम अंग्रेजी माध्यम से होता था, क्योंकि जो हमारे ऊपर शासन करने आए थे वो अंग्रेज थे, और वो समझते थे हमारा तो सूरज में ही डूबेगा, लेकिन उनका सूरज डूब गया और वो यहाँ से चले गए। लेकिन फिर भी मानसिकता तो वही थी ना, वो लोग चाहते ही नहीं थे। जो हमारा अधिकारी वर्ग था, हमारे जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, जो सामंती प्रथा में बैठे हुए थे, वो चाहते नहीं थे कि नीचे के तबके का आदमी ऊपर उठ के आए। तो इसलिए भाषा के हिसाब से भी देखा जाए तो वो हिंदी या अन्य किसी भाषा की पहल नहीं करती। लेकिन जब ये बात आई संविधान में कि राजकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए, तो हिंदी को राजकाज की भाषा के स्वीकृत हमारे संविधान में किया, और सब लोग जानते हैं कि कोई नई बात नहीं और किया गया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए अंग्रेजी भी जोड़ दी गई, क्योंकि जब
शुरू की बात थी कि कैसे भाई एकदम तो नहीं सारा पलट सकता है, तो भाई अंग्रेजी को भी राजकाज की भाषा के रूप में समानांतर उसको चलने दिया जाएगा और वो बराबर बनी रही। लेकिन उसका एक टाइम था, है ना, कि 65 तक इसको हम लोग करते हैं, लेकिन वो 65 से भी आगे अब मजबूरी में कहिए या राजनीति का पार्ट कहिए, उसको हमें बढ़ाना पड़ा। और वही आज हम सब देख रहे हैं कि अंग्रेजी हमारी जो हिंदी है वो अभी भी राजभाषा है और अंग्रेजी हमारे साथ साथ चल रही है। रावत साहब ने कहा कि किसी भी भाषा से कोई भी एक जैसे कहते हैं ना बुरा भाव, मतलब मैं कहना नहीं चाह रही, वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाह रही, वैसा नहीं होना चाहिए कि ये बुरी है या अच्छी है। लेकिन अंग्रेजी को लेकर के बस यही बात सबसे अखरती है कि बड़े फारसी बेचे थे ये देखो कुदरत का खेल, लेकिन अंग्रेजी के साथ किस्मत का खेल। लेकिन आप ये सोचिए कि अंग्रेजी के साथ ये नहीं हुआ, अंग्रेजी हम सबको खुले ही होती गई। अब वही बात जो हम लोग सुबह से दुनिया भर की बैंकों में अभी तक भाषण देते रहे, अपने स्कूल कॉलेजों में देते रहे, हिंदी संस्थान में देते रहे, यहाँ नारदी पे चढ़ने बोलते रहे कि सब तो अंग्रेजी को चाहते हैं। भैया ऐसा कौन सा घर है जिसमें ये नहीं चाहते कि बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ने जाए, कि चुंगी के स्कूल में पढ़ने जाए? कोई चाहता है? तो भाई सभी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े। अब जब इसरो में काम करना है, भूगोल में काम करना है, इतिहास में काम करना है, मानविकी में काम करना है, अर्थशास्त्र में करना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह करना है, तो जब हार्वर्ड में नाम लिखा जाएगा तो भाई कौन सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? अंग्रेजी का। अब भानु भाई जैसे बहुत से लोग हैं जो अपना शोध ग्रंथ का उसमें लिख देते हैं। MD का शोध प्रबंध कौन से डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर मनीश्वर साहब ने किया, और एक हमारा भाई हो रहा है पंडित जी चंद्रशेखर उपाध्याय, तो लिख दिया। ऐसे और 2-4 नाम है, लेकिन कितने हैं? तो ये सब मतलब एक तरफ तो ये है कि हिंदी, लेकिन फिर भी हिंदी में वो परिस्थिति याद थी आगरा में 69 में आंदोलन हुआ था हिंदी को लेकर, कितने लोगों को याद है ना? और कैसे जो ट्रक थे, गाड़ियाँ थी, उसका आंदोलन हुआ, खूब शीशे फूटे, है ना, उस पर लेके कृपया ध्वनि कीजिए, जो वो थे ना ट्रक थे, तो उनमें हिंदी में लिखा है। तो बात ये है कि हिंदी ऐसे ही नहीं मिल गई, ऐसे ही नहीं आ गई हमारे लिए, हमें कोई काम ऐसे थाली में परोस के नहीं दिया हिंदी के। जी बिल्कुल, यही मैं कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर महेश्वरी जी, हिंदी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और आप तो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, हम लोग सेंट जॉन्स में भी जब पढ़ाते हैं आपके सब्जेक्ट में मैडम हिंदी में, अच्छा हिंदी में, और जब इंग्लिश की बात हुई डॉक्टर SP सिंह आपके डिपार्टमेंट इंग्लिश, ओ इंग्लिश तो ये अंदाज कहने का मतलब बदल जाता है। तो वो बात भाई, हम तो हिंदी के कहते हैं मतलब पूरी तरीके से समर्पित लोग हैं, हिंदी के लिए काम करते हैं, घर में हिंदी बोलते हैं, हिंदी में जहाँ भी जाते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब में तो हिंदी बोली जाती है, आराम से बोली जाती है। लेकिन हिंदी का उस समय रामदेव शुक्ल को कितनी गढ़दारी काशी के साथ कितना मेहनत करना पड़ा होगा। एक तरफ वो अपनी किताबें लेकर बैठे, एक तरफ शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे ना, तो हिंदी को संघर्ष करना पड़ा, मैं ये चाहती हूँ। और आज 2023 में तो हिंदी का वैश्वीकरण का दौर शुरू हो चुका है। आज तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमारे हिंदी के लिए क्या चुनौतियाँ हैं भानु भाई, आप इसका सोचिए। आपने जो लेख लिखा है आज, तो मैं सोच रही थी कि जो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, तो क्या उसमें हिंदी भी, जैसे इंग्लिश का हम लोग निकाल लेंगे, हिंदी का भी निकल के बाहर आएगा हमारा कंप्यूटराइज करने से? तो नहीं, मैं कह रही हूँ वो कितने सीमा तक आएगा, कितना काम करेगा, ये एक चुनौती। अभी अंग्रेजी में ही है अभी। हाँ, हिंदी में भी आता है। नहीं तो बच्चे AI कर रहे हैं बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल AI की बात कर रहा हूँ। नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही आ रहा है उनके लिए। वो एक चैलेंज है, वो तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक चैलेंज है और एक बहुत बुरी स्थिति है मेरे हिसाब से। आप बताइए कैसे हम लोग का काम चलेगा। अब मैं अपने अनुभव कॉलेज के बात करती हूँ कि हिंदी की क्या स्थिति। देखिए
मेरे यहाँ तो जैसे ही मेरे से मतलब केवल एक सीमित वर्दी में नहीं, जैसे हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी के 2 सेक्शन हैं और 2 हिंदी है ना, लैंग्वेज और लिटरेचर, लेकिन इंग्लिश के सेक्शन तो भर जाते रहे और हिंदी में अब तो हिंदी बची है और संस्कृत बची है। अब हिंदी हाँ ये मैं डॉक्टर मैं कहने वाली उन्होंने किया डॉक्टर दीक्षित साहब जब आए थे, तो हिंदी के 2 सब्जेक्ट से 1 सब्जेक्ट हो गया। अब आप हिंदी भाषा को भी उन्होंने मेन बना दिया और हिंदी के जो हमारा शिक्षा नीति में बदलाव आया उससे सेमेस्टर सिस्टम हो गया। तो सेमेस्टर सिस्टम में राजा मंडी में बच्चे छोटी सी कुंजी टाइप की 1-2 पन्ने की किताबें खरीदते रहते हैं, उन्हें रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हमारे हिंदी के बड़े बड़े लेखक, उपन्यासकार और निबंधकार, संस्मरण लिखने वाले, किसी का नाम तक नहीं पता है। तो आप सोचिए अब हम हिंदी की कैसे मतलब उन्नति की बात सोचें। एक बच्चा आधी मिनट रुकती हूँ डॉक्टर कि मैंने पूछा कि चलो आप लोग लैंग्वेज पढ़ोगे भाषा, तो पढ़ने आए हो तो वर्णमाला पढ़ा, हिंदी की वर्णमाला, उनको वर्णमाला याद नहीं। क्यों याद नहीं थी? क्योंकि उनको याद कराने का ढंग नहीं सिखाया गया ना। ABCD तो याद आ गई। सुबह एक व्यक्ति ने लिखा हम लोग हिंदी हमारी कितनी बढ़िया है, आ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी पे खत्म हो जाती है, हिंदी सिखा सकती है। तो आप सोचिए ना कि वहाँ पे लेकिन हमने फिर उन्हें बताया कि आप वो कैसे हिंदी की वर्णमाला को याद करें कि इसमें वर्ण है, ये कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, आप याद कर लो तो सर। दूसरे दिन बच्चों ने एकदम हमको सही जवाब दिया, तो हमने उनको कभी सिखाया नहीं। और अंग्रेजी स्कूल के बच्चों की तो ये स्थिति है, अगर उनकी मैडम ने कवित्री शब्द को एक बार राइट कर दिया, वो गलत भी लिखा है, तो वो बात मानने को तैयार नहीं कि मैडम ने ऐसा बताया। हमने बच्चों की कभी वर्तनी सुधारने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। तो ना तो हमने वर्णमाला पर ध्यान दिया, ना हमने अभी हिंदी संस्थान का एक लड़का यहाँ बोला उड़ीसा से आकर के इतनी अच्छी तरीके से हिंदी बोली, बिल्कुल शुद्ध और इतनी अच्छी कविता। तो जो हिंदी के जो जैसे हम लोग अंग्रेजी के प्रति अलर्ट होते हैं ना, जब बोलते हैं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो ये लोग हिंदी के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, सचेत होते हैं कि कोई गलत ना हो जाए। तो हमारी हिंदी ने संघर्ष करते हुए ये स्थिति प्राप्त की, बहुत तरक्की की, लेकिन आज भी हम हिंदी के पढ़ने पढ़ाने वालों की, खास तौर से नेताओं की जो बोलने का गलत मंच में तरीका होता है, वो तो हमें कभी कभी बहुत ही अकड़ जाता है। शाह को सा और सा को शाह बोलने की ये उनके मुँह से निकल ही जाता है। ये ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं देने की बात। तो ये तो हमारे ऐसे अनुभव रहे जो कि हमने पढ़ाते हुए बच्चों को सुधारा। और दूसरा हम ये मान लें कि हिंदी 1050 से प्रथम जो काल है आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, और आधुनिक काल से हम यहाँ तक आते आते आए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे कहते हैं विद्या कंठ में और पैसा दांत में, यही कहा जाता था, है ना। 2 चीज़ थी। तो धीरे धीरे छापे खाने आए, प्रेस आया। इन विपरीत परिस्थितियों में आज़ादी की लड़ाई के साथ हिंदी ने तरक्की की, हिंदी ने संघर्ष किया, राजकाज की भाषा बनी। और सबसे ज़्यादा बैंकों की स्थिति, कार्यालयों की हिंदी ये थी कि आप बैंक में यदि विड्रॉल लेने जाते थे और जब विड्रॉल अगर मेरी माँ बन रही है जो मेरी नहीं जानती है, तो इन फेवर ऑफ, अब बताइए फेवर वहाँ पे कौन जानता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने भी इस बात को सुधारा और हर तरह की कार्यालय की भाषा, न्यायपालिका की भाषा, विधायिका की भाषा, विधानमंडलों की भाषा हिंदी हुई। हमारी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी की वकालत की गई और हिंदी को अपनाया गया। तो तरक्की तो की है, लेकिन ये तरक्की कहते हैं ना कि अगर कोई रुक जाता है तो वहीं पर कहते हैं कि वो जो तालाब का पानी है जैसे वो स्थिर हो जाता है। तो हमें रुकना नहीं है, हमें हिंदी के लिए संघर्ष करना है और हिंदी को बढ़ावा देना है। अपने घर में जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कॉन्वेंट में हो, जहाँ अंग्रेजी माध्यम के हों, उनके हिंदी को भी शुद्ध करना है। आज
हिंदी यदि रोजी रोटी से जुड़ रही है तो वो हिंदी प्रचार प्रसार है और हिंदी का फीचर फिल्म ने बहुत बड़ा उद्धार का काम तो भाषा वह गर्भनाल है जिसके माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते हैं। शायद ऐसा ही कुछ भाव हमारे देश के नीति नियंताओं के मन में रहा होगा और इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा देने का प्रावधान किया। उसके बाद हिंदी की सहज स्वीकार्यता के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया। 18 जनवरी 1968 को राजभाषा संबंधी एक संकल्प भी पारित किया गया और इसके अलावा राजभाषा अधिनियम में ही राजभाषा समिति, संसदीय समिति का प्रावधान किया गया जिसमें 20 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं और यह समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपती है और जी इसकी जो प्रगति की रिपोर्ट है, प्रगति की समीक्षा रिपोर्ट वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपती है और मैं समझता हूँ शायद अब तक तो 10 रिपोर्ट सौंपी जा चुकी हैं समिति के गठन से लेकर अब तक। और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम में और भी कुछ प्रावधान किए गए हैं और ताकि जो हिंदी का राज्य है वे भी बिना किसी परेशानी के सहज रूप से सरकारी कामकाज की भाषा में हिंदी का प्रयोग करने को बढ़ावा दे सकें, उसमें काम कर सकें, इसके लिए तमाम सारे प्रावधान किए गए हैं। कई सारी समितियाँ बनाई गई हैं हिंदी को प्रोत्साहन के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और इन समितियों में मुख्य रूप से हैं केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ में भी नराकाश आगरा में भी है और इसमें 110 कार्यालय जो केंद्र सरकार के जितने कार्यालय वो सारे आते हैं सदस्य। तो इस तरह से इस समितियों के अथक प्रयासों से हिंदी में काफ़ी विस्तार पाया है, हिंदी में कामकाज करना आसान हुआ है, लोग हिंदी में काम करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं और लेकिन मतलब जो हिंदी प्रदेश है वहाँ तो स्थिति अच्छी है लेकिन जो हिंदी पर प्रदेश है उसमें स्थिति अभी भी मतलब संतोषजनक नहीं कही जा सकती, हालांकि काम वहाँ भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक पैटर्न पर काम करते आ रहे हैं, हम अंग्रेजी में नोटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नोटिंग ड्राफ्टिंग हिंदी में कैसे हो सकती है, उसके लिए मतलब हिंदी के शब्द कहाँ से आएंगे, अगर किसी नोटिंग करनी है या उसको हम नोटिंग कैसे कर सकते हैं हिंदी में। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सहज है, सरल है, बस काम करने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि अगर कुछ तकनीकी शब्दावली को छोड़ दें तो तमाम सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और अगर हम जो रोज़मर्रा के अभी आपने चर्चा की कि हिंदी की शुद्धता के बारे में बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि जो साहित्यिक हिंदी है वो शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन जो कामकाज की जो सामान्य भाषा है, अगर हम कामकाज जो रोज़मर्रा के शब्द हैं अगर उनका हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में अपने सरकारी कामकाज में, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल जो शब्द चाहे वो देशज शब्द हों, चाहे अंग्रेजी शब्द हों या उर्दू के शब्द हों, अगर हमें रोज़मर्रा संप्रेषण का प्रश्न है, संप्रेषण तो भाषा, हाँ संप्रेषण हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे भाव संप्रेषित होने चाहिए, तो संप्रेषण बहुत ज़रूरी है और वो संप्रेषण हमारी अपनी मातृभाषा में हो सकता है। एक्चुअली जब हम किसी भी बात करते हैं, कोई भी बच्चा सबसे पहले परिवार में सीखता है और जो परिवार की भाषा होती है, उसके आसपास के परिवेश की भाषा होती है, वही उसकी भाषा है। अगर हम अपने परिवेश में हिंदी बोल रहे हैं या और कुछ भाषा बोल रहे हैं तो
वही शब्द, वही चीज़ें, वही बात वो बच्चा भी सीखता है और उसको वो सोचने की जो सहज स्थिति है वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो हमें अनुवाद की भाषा नहीं चाहिए, हमें जिस भाषा में हम सोचते हैं, जिस भाषा में विचार करते हैं, उसी भाषा को अगर हम अपने लेखन में लेकर आए तो ज़्यादा बेहतर हिंदी होगी। ललाट पर दिव्य एक, हिंदी ललाट पर दिव्य एक, हिंदी है भारत माता की, वाह वाह। हिंदी है भारत माता की। दे विचारों को साकार अभिव्यक्ति है, दे विचारों को साकार अभिव्यक्ति है। राष्ट्र के चेतना की यही युक्ति है, राष्ट्र के चेतना की यही युक्ति है। ऊंच का नीच का भेद माने न ये, ऊंच का नीच का भेद माने न ये। राष्ट्र की राष्ट्रभाषा महाशक्ति है, राष्ट्र की राष्ट्रभाषा महाशक्ति है। आज समस्त भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हिंदी दिवस पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 14 शुरू से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं, गुवाहाटी की ओर जाते हैं, तो त्रिभाषा फार्मूला चलता है। बच्चे 3 भाषाएं सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं और उसके बाद अंग्रेजी सीखते हैं। ये विकास है और हिंदी उसी विकास की भाषा है। हमारे मध्य में पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक उपस्थित है। जाग फिर से जागो जिंदा कलम को, अपना पीछे को हटा बढ़ दे कदम को। राह थी तेरी चमन के मालियों तक, तू गया केवल कलम की डालियों तक। क्या न पनघट की व्यथा को तू सुनेगा, क्या रहेगा सिंध की वैशालियों तक। सिंह द्वारों तक मशालें आ गई हैं, सिंह द्वारों तक मशालें आ गई हैं। भीड़ से मत भागो को जिंदा कलम को, अब नदी से को हटा बढ़ते कदम को। कौन तन्हा पहाड़ों को सहेगा, तू बुझा तो कौन ये अंकार लेगा। कौन तोड़ेगा छवि जमी खामोशियों को, आंसुओं को लाकर कौन देगा। अब अश्वमेधों को चुनौती दे रहा हूँ, अश्वमेधों को चुनौती दे रहा हूँ। देख